मोहम्मद बिन तुगलक दिल्ली सल्तनत का पहला ऐसा सुल्तान था जिसने हिंदुओं के त्यौहार होली में भाग लिया था। और ये सल्तनत का ऐसा पहला सुल्तान था जो बहराइच स्थित सैयद सालार मसूद गाजी और अजमेर स्थित ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती के दरगाह की ज़ियारत की थी, उसका दर्शन किया था। ये सल्तनत का सबसे शिक्षित सुल्तान था, लेकिन ये जल्दबाजी में अपना निर्णय ले लिया करता था। उसके लिए कोई रोड मैप नहीं बनाया करता था, इसलिए अपने सनक भरी योजनाओं, क्रूर कृत्यों तथा दूसरे के सुख दुख के प्रति उपेक्षा का भाव अपनाने के कारण इतिहासकारों ने इसे स्वप्नशील, पागल तथा रक्त पिपासु कहा है। और इसके बारे में हमको जो जानकारी प्राप्त होती है उसके दो प्रमुख स्रोत होते हैं। पहला है स्रोत के बारे में हम देख ले रहे हैं। स्रोत पहला है जियाउद्दीन बर्नी, 60 में हम बर्नी कह लें। बर्नी की एक बड़ी फेमस पुस्तक है तारीख़ फ़िरोज़ शाही, तारीख़ फ़िरोज़ शाही। इस तारीख़ फ़िरोज़ शाही से इसके बारे में जानकारी प्राप्त होती है। और दूसरा है इब्न बतूता। इब्न बतूता ये देखिएगा अफ्रीका के मोरक्को देश का यात्री था और ये मोहम्मद बिन तुगलक के समय में आया था। और मोहम्मद बिन तुगलक इसकी योग्यता, क्षमता, आचार विचार, व्यवहार से प्रभावित होकर के दिल्ली का इसे काजी नियुक्त कर दिया था। बाद में इसे राजदूत बना करके चीन भेजा। तो इसने जो भी देखा, सुना, समझा, एक पुस्तक के रूप में उसको लिपिबद्ध किया, जिसको रेहला कहा जाता है। रेहला इसका सफ़रनामा है। तो ये दो स्रोत होते हैं जिससे प्रमुख रूप से हमें मोहम्मद बिन तुगलक की नीतियों के बारे में जानकारी प्राप्त होती है। तो इसकी 4 प्रमुख नीतियां थी कि दोआब क्षेत्र में कर वृद्धि, राजधानी परिवर्तन, सांकेतिक मुद्रा का प्रचलन और कराची एवं खुरासान का अभियान। तो आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं। पहला इसका था दोआब क्षेत्र में कर वृद्धि। देखिएगा, दोआब, 2 नदियों के बीच की भूमि को दोआब कहते हैं। और ये दोआब क्षेत्र जो होते हैं बहुत ही फर्टाइल भूमि यहाँ की होती है। तो ये मान लीजिए गंगा नदी है और इधर यमुना नदी। ये गंगा नदी और ये यमुना नदी है। तो इन 2 नदियों के बीच वाला ये क्षेत्र जो होता है ये दोआब कहलाता है। और ये दोआब क्षेत्र बहुत ज़्यादा उपजाऊ होते हैं। तो मोहम्मद बिन तुगलक ने कहा क्योंकि यहाँ की भूमि बहुत ज़्यादा उपजाऊ है, इसलिए यहाँ पर हमें कर बढ़ा देना चाहिए। तो यहाँ पर कर की वृद्धि कर दी। लेकिन हुआ क्या, उसी साल, जिस साल इसने कर की वृद्धि की, उसी वर्ष अकाल पड़ गया इस क्षेत्र में। लोग भूखों मरने लगे। तो जो भू राजस्व अधिकारी हुआ करते थे, इन भू राजस्व अधिकारियों ने किसानों से जबरन भू राजस्व वसूलना शुरू किया। तो इसका परिणाम ये निकला कि किसान जो थे अपनी खड़ी फसलें को फूंक दिए और जो मजबूत सामंत थे वो भू राजस्व देने से इनकार कर दिए। जगह जगह पर भू राजस्व अधिकारियों, सैनिकों का मर्डर होना शुरू हो गया। और इस प्रकार से इस पूरे दोआब क्षेत्र में एक प्रकार से अराजकता एवं अव्यवस्था फैल गई और ये अकाल 7 वर्ष तक चला है। इसलिए मोहम्मद बिन तुगलक की ये योजना असफल हो गई। पहली योजना थी दोआब में कर वृद्धि। दोआब में कर वृद्धि, ठीक है, दोआब में कर वृद्धि असफल हो गई। दूसरी इसकी प्रमुख योजना थी और अपनी जिस नीति के लिए इतिहास में ये बहुत ज़्यादा चर्चित हुआ या कह लें आलोचना का पात्र बना,
वो दूसरा था राजधानी परिवर्तन। तो दूसरी योजना इसकी है राजधानी परिवर्तन, ट्रांसफ़र करेगा अपनी कैपिटल को। ये दूसरी योजना है इसकी, ठीक है। राजधानी देखिएगा दिल्ली, यहाँ पर आपका दिल्ली है, दिल्ली, और दिल्ली से ट्रांसफ़र किया देवगिरी और इसका नाम रखा था दौलताबाद, दौलताबाद। तो दिल्ली से दौलताबाद इसको राजधानी ट्रांसफ़र करने के कई कारण बताए जाते हैं। कि पहला ये कि दिल्ली जो था उत्तर भारत में था और इस सीमावर्ती क्षेत्रों से मंगोलों के आक्रमण होने का खतरा था, इसलिए सुल्तान ने अपने साम्राज्य की मंगोलों से सुरक्षा के लिए राजधानी दिल्ली से दौलताबाद ले आया। और दूसरा कारण ये बताया जाता है कि चूँकि ये दौलताबाद जो है ये भारत के लगभग मध्य में स्थित है, इसलिए सुल्तान इसको राजधानी बना करके दक्षिण भारत के जो भी राज्य थे उन पर अपना प्रभावी नियंत्रण स्थापित करना चाहता था। और ये भी कहा जाता है कि सुल्तान ने दिल्ली से दौलताबाद राजधानी इसलिए ट्रांसफ़र किया क्योंकि वह मुस्लिम संस्कृति का दक्षिण भारत में विस्तार करना चाहता था। लेकिन इब्न बतूता कहता है कि मोहम्मद बिन तुगलक को दिल्ली के नागरिक बड़ी भद्दी भद्दी गालियाँ दिया करते थे, गालियाँ लिख करके पर्चे में उसके दरबार में ऐसे फेंक दिया करते थे, और इनके इन कुकृत्य से वह बहुत ज़्यादा झल्लाया हुआ था और दिल्ली के लोगों को, नागरिकों को वो पनिशमेंट देना चाहता था। इसलिए उसने राजधानी दिल्ली से दौलताबाद स्थानांतरित किए। अब कारण जो भी रहा हो, तो इसने देखिए राजधानी दिल्ली से दौलताबाद स्थानांतरित कर दिया। और ऐसा नहीं था कि केवल कर्मचारी और अधिकारी के लिए ही था कि आप लोग चलिए राजधानी दौलताबाद, ये सभी व्यक्तियों के लिए था। और यहाँ तक कि कुत्ते बिल्ली भी नहीं बचे हुए थे, सब लोग दौलताबाद सबको भेज दिया गया था। सुल्तान यहाँ ऊंचे स्थान पर जा कर के देखा करता था शाम को, रात में, कि कहीं कोई ऐसा घर तो नहीं है कि जहाँ पर दीपक जल रहा है, कोई लुक कर छिप कर भाग बिड़र करके बचा हुआ तो नहीं रह गया है। एक लंगड़े को वह घसीट करके दिल्ली से दौलताबाद ले आया था, ठीक है। किसी ने कहा था कि सुल्तान रास्ते बड़े कठिन हैं, चलना आसान नहीं होगा, कहीं इनके कदम डगमगाएंगे तो नहीं। सुल्तान ने कहा नहीं नहीं, ये ससुर हमको गाली दे रहे हैं, हमारे दरबार में पर्चे फेंक रहे हैं, हमको गाली दे रहे हैं, हमको एकदम से परेशान कर दिए हैं, तो थोड़ा ये भी परेशानी का मज़ा ले लें, ठीक है। तो इनको पनिशमेंट देना चाह रहा था, तो इसलिए कहा कि अब दिल्ली से दौलताबाद आओ। रास्ते देखिएगा कैसे हैं। रास्ते यहाँ पर विंध्याचल पर्वत, ये विंध्याचल पर्वत है। उसके बाद यहाँ सतपुड़ा की पहाड़ी, सतपुड़ा की पहाड़ी है, फिर अजंता की पहाड़ी, एलोरा की पहाड़ी। और बड़ी नदियों में हम देखें सतपुड़ा के उत्तर में ये नर्मदा नदी, और दक्षिण में ताप्ती नदी। तो रास्ते जो हैं आसान नहीं थे, बहुत ही दुर्गम रास्ते थे और सबको आना था। मान लीजिए जो हृष्ट पुष्ट मजबूत थे वो तो अपना चल लेंगे, क्योंकि देखिए छुच्छा नहीं आना था, उनको अपना पूरा बोरिया बिस्तर बांध करके आना था, क्योंकि ऐसा नहीं था कि आज जा रहे हैं कल वापस आएंगे। वापस आने के लिए नहीं जा रहे थे, इसलिए उनके पास जो भी सामान खाने पीने का राशन होता था सब अपने पीठ पर वो बांध कर लेकर के चलते थे। लेकिन जो बूढ़े थे, जो बच्चे थे, जो महिलाएं थी, जो बीमार थीं, उनका क्या हाल हुआ कि आते आते देखिएगा रास्ते में तमाम हाफ हो गए। और यहाँ दौलताबाद जब पहुँचते हैं तो यहाँ पर प्लेग फैल गया, प्लेग की बीमारी, महामारी फैल गई। लोग
बीमार हो गए और तमाम लोग यहाँ पर भी मरने लगे। स्वयं सुल्तान बीमार हो गया और लोगों ने हल्ला कर दिया कि सुल्तान मर गया। और जब सुल्तान मर गया, हल्ला हो गया, तो यहाँ दक्षिण भारत के जो भी प्रमुख राज्य थे, जो सल्तनत की अधीनता को अभी तक स्वीकार किए हुए थे, उन लोगों ने सल्तनत से अपने आप को स्वतंत्र कर लिया। लेकिन हुआ क्या कि सुल्तान मरा नहीं था, सुल्तान जिंदा था। इसने कहा कि यहाँ की जलवायु हम लोगों को सूट नहीं कर रही है, इसलिए पुनः हम लोग वापस चलेंगे दौलताबाद से दिल्ली की ओर, दिल्ली। ठीक है, तो इस प्रकार से आने में कुछ लोग हाफ हुए, यहाँ पर भी ख़त्म हुए, और जाने में भी तमाम लोग साफ हो गए। तो दिल्ली से दौलताबाद ये राजधानी परिवर्तन, इसकी जो योजना थी, ये भी पूरी की पूरी असफल हो गई। तीसरी योजना थी सांकेतिक मुद्रा का प्रचलन। देखिए सांकेतिक मुद्रा क्या होता है। सांकेतिक मुद्रा का प्रचलन। सांकेतिक मुद्रा का प्रचलन। इल्तुतमिश सल्तनत का पहला ऐसा सुल्तान था जिसने चांदी का टका और तांबे के जीतल चलवाए थे। और यहाँ पर देखिए सांकेतिक मुद्रा क्या होती है। ये मान लीजिए है चांदी की मुद्रा है ये, और इसी के समकक्ष एक और मुद्रा उसने चलाया, तांबे का मुद्रा। सेम इसी प्रकार से तांबे का मुद्रा चलाया और दोनों का वैल्यू बराबर कर दिया, यानी कि चांदी का वैल्यू मुद्रा की और तांबे की मुद्रा के बराबर हो गया। क्यों कर दिया? कहा जाता है कि चांदी की उस समय कमी हो गई थी और वह चांदी को अपने खजाने में एकत्र करना चाहता था। उसने चांदी के स्थान पर इसलिए तांबे के सिक्के, तांबे का मुद्रा चलाया। अब देखिए सांकेतिक मुद्रा क्या होती है। हम लोग देखिए, अगर ये मान लीजिए 500 की नोट है, तो इसका जो कागज़ है, ये जो कागज़ है, क्या ये 500 मूल्य का है? ये कागज़ जो होगा 1 रुपये 2 रुपये का मूल्य का होगा। लेकिन इस पर देखिएगा रिजर्व बैंक के गवर्नर का इस पे हस्ताक्षर है और इसमें बहुत सारी बारीकियां हैं, पेचीदियां हैं। तो इस प्रकार के मुद्राओं पर ऐसी चीज़ें, ऐसी पेचीदगी बनाई जाती है कि लोग इसको कर न पाएँ। नहीं तो बहुत सारे लोग छाप लेंगे, 500 की छाप लेंगे, 2-2 हज़ार की छाप लेंगे। तो इसी को कहा जाता है सांकेतिक मुद्रा। ठीक है, क्योंकि इसका जो मूल्य है वो इस कागज़ का 1-2 रुपया है, लेकिन इसका जो हमको मूल्य मिल रहा है इस पर 500 रुपया लिख दिया गया है, तो इसका मूल्य क्या हो गया? 500 रुपया हो गया। तो उसी प्रकार से इसने सिक्का चलवाए थे। जैसे मोदी जी ने क्या किया था, जिस प्रकार से मोदी जी ने नोट को बदल दिया था, उसी प्रकार से इसने भी सिक्का को बदल दिया। और जो लोग मुद्रा बदले हैं वो लोग परेशान हुए हैं। ये भी परेशान हुआ है, मोदी जी भी बहुत ज़्यादा परेशान हुए थे, बेचारे कितने गाली सुन रहे थे और लोग कह रहे थे ये लाइन में लगवा दिए, कितने लोग लाइन में लग करके दब करके मर गए। तो बहुत सारी चीज़ें हुई थी। तो इसने क्या किया, चांदी के स्थान पर तांबे का मुद्रा चलवाया। तो हुआ क्या, इसका परिणाम दोनों की वैल्यू क्या कर दी, बराबर कर दी। तो घर घर में टकसाल बन गए, लोग घर घर में लोहार हो गए और हथौड़ा ले करके अपना ये मुद्रा बनाने लगे, तांबे का मुद्रा। क्यों बनाने लगे? क्योंकि इसमें जो पेचीदगी, कोई ऐसी उस तरह से डिजाइन थी ही नहीं कि लोग न बना पाएँ। ठीक है, लोगों ने कहा कि चलो एक ही तांबे का अगर मुद्रा बना लेंगे तो इस चांदी के बराबर है, तो हमको बहुत ज़्यादा फायदा होगा। तो इसका परिणाम ये निकला कि विदेशी व्यापारियों ने ऐसी मुद्रा को लेने से इनकार कर दिया और मार्केट में ये जाली मुद्रा की भरमार हो गई। सुल्तान सुना, कहा अरे बाप रे, अब तो बड़ा गजब हो गया, पूरा खजाना में खाली हो जाएगा। तो उसने कहा कि जो लोग बना लिए हैं सब लोग ले आएँ और उसके स्थान पर चांदी का मुद्रा
ले जाएं। तो इससे भी सुल्तान को बहुत ज़्यादा हानि हुई थी, उसके खजाने पर प्रभाव पड़ा था। तो ये था सांकेतिक मुद्रा का प्रचलन, जो पूरी तरह से असफल होता है क्योंकि इस पर राज्य का कोई नियंत्रण था ही नहीं, क्योंकि ये बहुत ही सिंपल था और इस तरह की मुद्रा लोग आसानी से घर घर बना ले रहे थे। ठीक है, तो इस प्रकार से ये योजना भी इसकी असफल रही। उसके बाद देखिए अगली योजना है खुरासान एवं कराची अभियान। खुरासान देखिए यह मध्य एशिया वाला क्षेत्र है। खुरासान अभियान, खुरासान, इसने क्या किया, इस अभियान के लिए 3,70,000 सैनिकों का पुनर्गठन किया। ठीक है, इसमें दोआब क्षेत्र के मंगोलों को शामिल किया और राजपूतों को शामिल कर लिया और इतनी बड़ी सेना का इसने पुनर्गठन किया। अलाउद्दीन खिलजी ने देखिएगा सैनिकों को नगद वेतन देना शुरू किया था। इसने उससे भी 2 कदम आगे निकल गया। इसने 1 साल का एडवांस वेतन इतनी बड़ी सेना को दे दिया जिससे इसका राजकोष बहुत ज़्यादा प्रभावित हुआ था। उसने कहा कि अभी तक तो ये मध्य एशिया वाले हम लोगों के ऊपर अटैक करते हुए चले आए हैं और यहाँ की स्थिति, राजनीतिक स्थिति जो है वो शून्यता की स्थिति में है, इसलिए हमें उसका लाभ उठाना चाहिए और हम ही पलट करके इसके ऊपर अटैक कर दें। ठीक है, तो इतनी बड़ी सेना का पुनर्गठन किया, 1 साल का अग्रिम वेतन दे दिया, एडवांस वेतन। लेकिन हुआ क्या, यहाँ की स्थिति सुधर गई। जो लोग आपस में लड़ रहे थे उनमें सुलह समझौता हो गया, इसलिए इनको यहाँ पर अभियान करना ही नहीं पड़ा और इसकी ये योजना पूरी की पूरी असफल हो गई। उसके बाद देखिएगा कुमायूं क्षेत्र में कराचिल था। कुमायूं क्षेत्र में था कराचिल। ये सल्तनत और चाइनीज यानी कि चीन के बीच में था और सुल्तान इस पर अपनी स्थिति सुदृढ़ करना चाहता था। लेकिन हुआ क्या देखिएगा, ये खुरासान और कराचिल दोनों सुल्तान के असफल अभियान होते हैं। ठीक है, कहा जाता है कि कुछ व्यक्ति ऐसे होते हैं कि जो बिगड़े काम पर भी अगर हाथ रख देते हैं तो वो बन जाता है, लेकिन कुछ व्यक्ति ऐसे होते हैं कि वो बने काम पर हाथ लगा दें तो वो काम बिगड़ जाता है। ठीक है, तो इसी प्रकार का ये मोहम्मद बिन तुगलक भी था। इसने क्या किया, शुरू से ही आप देखेंगे कि इसने अपने बाप के स्वागत के लिए लकड़ी का महल बनवाया था। उसमें स्वागत के लिए हाथी, घोड़ा, गाजा, बाजा सारी व्यवस्था किया था और उसका बाप जब उसमें एंटर करता है तो लकड़ी का महल चरमरा करके गिरता है और इसकी मृत्यु हो जाती है इसके बाप की। ठीक है, तो पहला काम देखिए इसने किया कि महल बनवाया और लकड़ी का महल चरमरा करके गिरा, इसका बाप खत्म हो गया। अगला देखिएगा राजधानी परिवर्तन कर रहा है तो यहाँ पर प्लेग फैल गया, बीमारी फैल गई। दोआब क्षेत्र में टैक्स बढ़ाया तो यहाँ पर अकाल पड़ गया। ठीक है, और खुरासान एवं कराचिल का भी इसका अभियान असफल होता है और सांकेतिक मुद्रा का प्रचलन किया तो घर घर ये मुद्रा बनने लगे। टैक्साल की फैक्ट्री घर घर जो है वो खुल गई। तो इस प्रकार से जितनी भी इसकी योजनाएं थी सब की सब योजनाएं असफल होती हुई चली गई। ऐसा नहीं था इसकी योजनाएं गलत थी, इसकी योजनाएं अच्छी हुआ करती थी, लेकिन ये निर्णय बहुत जल्दी से ले लिया करता था और उसके लिए कोई रोड मैप नहीं तैयार करता था, इसके लिए इसकी सारी योजनाएं असफल होती हुई चली गई। इसलिए इसको इतिहासकारों ने असफलताओं का बादशाह कहा है। और बादायूनी ने इसके मृत्यु पर कहा कि सुल्तान को प्रजा से और प्रजा को सुल्तान से मुक्ति मिल गई, क्योंकि सुल्तान अपनी प्रजा से बहुत ज़्यादा परेशान था और प्रजा सुल्तान के कार्यों से बहुत ज़्यादा परेशान थी। इसलिए दोनों को क्या हो गई, एक दूसरे से मुक्ति मिल गई।
तो आज के क्लास में बस इतना ही। इसके बाद हम एक नए क्लास में मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।